हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। है ना। हम लोग अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। आपको सबको पता है कि डे 3 हो गया था। है ना। डे 4 आज हमें करना है और डे 4 में 2018 का जो CAPF PYQ सीरीज़ है अपना, वो 2018 का करेंगे। ये हमारा कौन सा सीरीज़ का पार्ट है? PYQ टू FYQ सीरीज़, जो कि UPSC CSE CDS CAPF NDA एनी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल। क्या है? PYQ टू FYQ सीरीज़। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। आपकी एक स्टेटमेंट से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, मे बी दैट कैन बी द फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मे बी डायरेक्ट स्टेटमेंट को रिपीट कर दे, उसके सम एडन्स को रिपीट कर दे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे एडन किया गया और क्या क्या आगे पूछा जा सकता है ना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अपना डे 4 का पहला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है, ये PDF एक्चुअली ना, ये PDF को आप लोग कैसे कर सकते हो यूज़, कि आप लोग यूज़ कर सकते हो कि मेरे टेलीग्राम पे, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, है ना। वहाँ से जाओ, आप एक्सेस करो, वहाँ पे लिखा होगा डे 4। ठीक है, उसको डाउनलोड करो, आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आपके पास डिजिटल नोटबुक है तो वहाँ से, डिजिटल हैंडआउट है तो वहाँ से उसको उस पर ला सकते हो। आप सेल्फ प्रैक्टिस करना, वहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन दिया गया है विदाउट आंसर एंड ऑल। ठीक है, वहाँ प्रैक्टिस करना। अगेन कम बैक किया, वीडियो देखना एक बार फिर से, और अपना करेक्शन करना। और जो एड ऑन हो सकता है आप वहाँ पे उसको वहीं पे ऐड ऑन कर लो। ठीक है, तो दिस विल गिव यू अ होलिस्टिक कवरेज ऑफ दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड दैट टू आपका नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगा कि कितना हुआ। ओके, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। 64 है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इन इंडिया ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो कह रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? वो जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल भी ट्रू है ना। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नीड टू हैव देयर डोमिसाइल इन देयर कंसर्न स्टेट। भाई, डोमिसाइल जरूरी नहीं है कि वो उसी स्टेट का पर्सन हो। ठीक है, तो जो राज्यसभा का मेंबर है वो जरूरी नहीं कि सेम लेजिस्लेटिव असेंबली सीट से, सेम स्टेट में उसका डोमिसाइल हो, जहाँ से वो राज्यसभा का इलेक्शन लड़के आया है या जीत के आया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है सी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सी वाले स्टेटमेंट में क्या होता है, पहले होता है कि 1 and 2 बोथ करेक्ट एंड 1 एक्सप्लेन सेकंड, सेकंड एक्सप्लेन फर्स्ट, ऐसा कुछ होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है कि बोथ सही है लेकिन इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। थर्ड क्या कहता है कि पहला सही है दूसरा गलत है। और फोर्थ क्या कहता है कि पहला गलत है और दूसरा सही है। तो उसी में ये आंसर सी है। ओके, नाउ जो ये बात कर रहा है 70 क्वेश्चन कि सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन थ्रू। सिक्किम जो है एक एसोसिएट स्टेट बना किसका? इंडियन यूनियन का। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो 4 ऑप्शन है, एक 36, 7, 35 एंड 5। तो जो अपना 35th अमेंडमेंट था उसके तहत वो 1974 में एसोसिएट स्टेट बना सिक्किम, और जो 36th अमेंडमेंट था 1975 में उसके थ्रू एक फुल फ्लैज स्टेट बना। ठीक है, सिक्किम। नाउ जो 7th अमेंडमेंट है और 5th अमेंडमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 7th अमेंडमेंट क्या कहता है, वो 1956 में आता है। ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात करता है। ठीक है, नहीं, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात करता है, जिसमें 14 स्टेट्स थे और उस टाइम पे 6 यूटी हुए थे, है ना। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में भी लिखा हुआ है ना। इसके बाद से 10th जो मेजर अमेंडमेंट है, 12th है, उसके बारे में आप एकदम इजीली रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से नाउ 36 में आप यहाँ से देख सकते हो कि सिक्किम बिकम द 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। और 35th अमेंडमेंट से क्या दिखता है आपको कि सिक्किम जो है एक एसोसिएट स्टेट बना किसका? असम का, है ना। ओके, नाउ लेट्स सी 42 में देख सकते हो मेजर एड ऑन है, और बाकी भी यहाँ पे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन के बारे में है। गोवा कौन से के तहत स्टेट बना था? 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, वैसे ही। ठीक है, तो लेट्स नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। आई होप कि एड ऑन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। 71 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज एसोसिएटेड विथ प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द कोलिजियम ऑफ जजेज इन अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ हायर जुडिशरी। तो ये केस बेसिकली था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, जिसको फर्स्ट जज केस भी कहते हैं, है ना। अब नाउ फर्स्ट अमेंडमेंट है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। थर्ड जो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और फोर्थ जो है SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड है ना। बाद में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपको पता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, आर्टिकल 21 से एसोसिएटेड है ना।
एंड एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट रूल रिगार्डिंग है, ठीक है। नाउ आप बता दो कि जो इंडिया में कोलिजियम सिस्टम है उसका करंट स्टेटस क्या है। स्टेटस इन द सेंस कि मतलब अभी कोलिजियम पे मेंबर कौन कौन हो सकते हैं और कितने टोटल मेंबर है, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है 72 नंबर। 72 नंबर क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज इनॉर्मसली स्ट्रेंथन द पावर्स ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जो बात है, ये स्ट्रेंथन किसने किया है स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस के पावर को, तो वो है एंटी डिफेक्शन प्रोविजन ऑफ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था ये। और कौन सा प्रोविजन, एंटी डिफेक्शन वाला, जो कि 10th शेड्यूल में मेंशन है। इसमें क्या कहता है, कहता है कि स्पीकर और चेयरमैन अगर ये अपॉइंट होते हैं, ठीक है, तो एज ए डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, ये एक्सेप्शन है एंटी डिफेक्शन का, है ना, तो क्या होंगे, नहीं माना जाएगा। हंस ये जो है इनॉर्मसली पावर और स्पीकर और चेयरमैन का पावर और बढ़ा देता है, ठीक है, स्ट्रेंथन कर देता है। नाउ जो रेस्ट अमेंडमेंट था ACD, मतलब आई मीन ऑप्शन थे, कह रहे कि 61st अमेंडमेंट जो है ये क्या किया था, रिड्यूस किया था वोटिंग एज 21 से 18। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट इस कंटेक्स्ट में नहीं है, क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में नहीं है। ये कब हुआ था, 61st अमेंडमेंट के थ्रू, और किसकी गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। नाउ जो C है वो क्या है, रिपीलिंग ऑफ मेनी प्रोविजन ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाई 44th। देखो 42nd को तो आपको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब इसमें काफ़ी सारे प्रोविजन थे जो कि मतलब काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, वेग थे, है ना। और उसको जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था मोरारजी देसाई गवर्नमेंट की, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें रिफॉर्म लाया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। 73rd अमेंडमेंट डेट कन्फर्म एक्सटेंटिव पावर्स ऑन पंचायत बॉडीज। तो आपको पता है कि 73rd से PRI को एस्टेब्लिश किया गया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, एंड 74th से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। फर्दर हम लोग देखेंगे इसमें और एडन बाद में जब वैसा क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है, एक्सटेंसिवली पंचायती राज पे। नाउ 73rd जो है ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट हैज नो मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। राज्यसभा से कौन सी कमेटी का, कौन सी पार्लियामेंट की कमेटी है जिसमें राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते हैं। इन ऑप्शन में से कौन से हैं, ABCD क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड एस्टीमेट कमेटी, फिर DRSC ऑन फाइनेंस, यानी कि डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। तो राज्यसभा के मेंबर जो नहीं होते हैं वो एस्टीमेट कमेटी में नहीं होते हैं, टोटल 30 मेंबर होते हैं, एंड ऑल आर फ्रॉम लोकसभा, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, प्लस 7 जो है वो राज्यसभा से होता है। कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग भी सेम 22 होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। और यहाँ पे तो एस्टिमेट में हमने देखा है कि एस्टिमेट में 30 के 30 पूरा लोकसभा से होता है, ठीक है, जिसमें एक भी राज्यसभा। फर्दर एडिशन देखते हैं यहाँ पे, देखो फर्दर एडिशन क्या है कि ये PMF से लिया गया है, यहाँ पे एक जगह कंपाइल रहा है, रिवीजन हो जब कमेटी का। तो नाउ इसका ओरिजिन कहाँ पे था, 1921 से था। 1921 में एस्टेब्लिश किया गया था पब्लिक अकाउंट कमेटी को, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में इसको लाया गया था, है ना। उसके तहत पार्लियामेंट्री कमेटी एंड द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 105 जो है वो डिफाइन करता है किस चीज़ को, पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट को। तो रिमेंबर इंडियन पार्लियामेंट के जो भी पावर प्रिविलेज और इम्यूनिटी है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है। कौन सा आर्टिकल इसको सजेस्ट करता है, आर्टिकल 105, ठीक है। नाउ देखो जो पार्लियामेंट अपना फंक्शन करती है वो थ्रू कमेटी करती है, और कौन सी कमेटी होती है, स्क्रूटनाइज एंड ओवरसाइट वाले, एक्सपर्ट कंसल्टेशन और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। साथ में इसको क्लासीफाई किया गया है एज जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, एडॉक कमेटी होता है। एडॉक होता है कि ये नॉन परमानेंट होती है, स्टैंडिंग होती है कि ये परमानेंट होता है ना। उसमें भी 3 पार्ट आता है, फाइनेंशियल, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी एंड अदर स्टैंडिंग कमेटी, जिसके अलग अलग प्रोविजन है, PDF में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये PDF जो है कंपाइल, मतलब एड ऑन के साथ PDF जो है कंपाइल मिलेगा आपको जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ CAPF सीरीज, ठीक है। टिल देन आपको अभी अपने नोट्स में जस्ट जो एड ऑन है वो डालना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फाइंड अ मेंशन इन आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 371 जो बात करता है वो स्पेशल पावर एंड प्रिविलेजेस की बात करता है, ठीक है, ऑफ फ्यू स्टेट्स। ना उसमें कौन से नहीं है, देखो महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, बट मध्य प्रदेश नहीं है, राइट। इसको कैसे याद कर सकते हो, आर्टिकल 371 के जो भी इसके प्रिविलेजेस में आते हैं,
जैसे ये तो लिखा हुआ है MG नामा SI MANGK, बेसिकली इसको ऐसे कर सकते हो महात्मा गांधी का नाम आ गया मुद्राओं, सिक्कों और गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट पे, है ना ऐसे। उसमें क्या है, हाँ अब देखो इसमें एक और चीज़ है कि जो भी स्पेशल प्रोहिबिशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में दिया गया है। और ये टोटल कितने स्टेट्स हैं स्पेशल प्रोहिबिशन के लिए, 12 स्टेट्स हैं। सिंस आर्टिकल 371 में कौन कौन सा आता है, महाराष्ट्र एंड गुजरात आता है, 71A में नागालैंड आता है, B में कौन आता है, असम, C में मणिपुर, D में कौन आता है, आंध्र प्रदेश, एंड इवन E में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इन आंध्र प्रदेश उससे एसोसिएटेड है, F जो है सिक्किम, G जो है मिजोरम, H जो है अरुणाचल प्रदेश, I जो है गोवा एंड J जो है कर्नाटका। तो इसमें आप देखो ऑप्शन में मध्य प्रदेश का कहीं नाम नहीं आया, ठीक है। ओके नेक्स्ट है 77, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। तो आपको पता है कि नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं मतलब वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट इसके पार्ट नहीं होता है गवर्निंग काउंसिल के, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट शामिल होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूटी भी इसमें शामिल होते हैं। नाउ 92 नंबर जो है वो क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है, दो हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ये पेस एक्ट के बारे में पूछा है कि इसकी प्रोहिबिशन जो है कहाँ तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। हम लोग लेट्स सी यहाँ पे ऑप्शन गलत होगा तभी है या मोर देन वन करेक्ट होगा तभी ये दिया गया। देखो सिंस ये बात कर रहा है कि पेशा मतलब शेड्यूल एरिया का, तो शेड्यूल ट्राइबल वाली बात तो होगी नहीं पहली बात। दूसरा है कि शेड्यूल एरिया की बात करते हैं, तो देखते हैं इसका क्या प्रोविजन है। जो एड ऑन है अपना PMFIS से लिया गया है, ठीक है, वो देखते हैं। इसमें देखो ये 10 स्टेट में एप्लीकेबल है और 5th शेड्यूल में जो आते हैं जो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पेशा के टू प्रमोट सेल्फ गवर्नेंस इन शेड्यूल एरिया, टू अफॉर्म ट्राइबल कम्युनिटीज राइट्स टू शेड्यूल सेल्फ गवर्नेंस, टू अपलोड ट्राइबल राइट्स ओवर रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे सॉरी कि ये ट्राइबल राइट्स के बारे में बात करता है ना, कॉमन रिसोर्सेज का, और साथ में साथ जो भी एथनिक ट्रेडिशन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, फॉर्म करता है ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस को। सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसके, ये इंपावर करता है ट्राइब्स विथ ग्रेटर रोल इन डेवलपमेंट, ठीक है, और भी प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड राइट्स इन शेड्यूल एरिया ना। वो बाकी प्रोविजन आप लोग वहाँ से देख सकते हो जब PDF में डालूंगा तो, ठीक है। इसलिए मल्टीपल आंसर होने की वजह से इसको कैंसिल किया गया आई गेस, ठीक है। नाउ 93 लेट्स सी क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द लोकसभा एंड द राज्यसभा हैड जॉइंट सिटिंग टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस। तो आपको पता है कि जॉइंट सिटिंग अभी तक 3 बार हुआ है, ठीक है, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठकर जो भी इनके डिफरेंसेस थे उसको रिजॉल्व किए हैं थ्रू जॉइंट सिटिंग। अब कौन कौन से थे उसको DBT से याद कर सकते हो, जॉइंट सिटिंग फॉर DBT। DBT क्या है कि D फॉर डॉरी, B फॉर बैंकिंग सर्विसेज एंड T फॉर टेररिज्म बिल। ये 3 केसेस ऐसे हैं, डॉरी प्रोहिबिशन बिल जो 59 में आया था 1959 में, जो बैंकिंग सर्विस कमीशन है बिल जिसको रिपील करने की बात की गई थी वो 1978 में आया था 2, और साथ में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 लेटेस्ट वन, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल जिसके लिए जॉइंट सिटिंग बैठाई गई थी, है ना। तो ये 3 केसेस हैं जहाँ पे जॉइंट सिटिंग से रिजॉल्व किया गया है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर हो जाएगा। 93 है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज नॉट एग्जामिन द इशू ऑफ रिमूवल ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। बेसिकली गवर्नर से रिलेटेड कौन सी कमीशन नहीं एसोसिएटेड है, सरकारी कमीशन है, वेंकट चलीसा कमीशन भी है और पूंची कमीशन भी गवर्नर से रिलेटेड बात करती है। बट ठक्कर कमीशन जो है ये जो एसोसिएटेड है किसके, मतलब भील सेवा मंडल से एसोसिएटेड ट्राइबल सब कमेटी की बात करते हैं ठक्कर कमीशन, ठीक है। 2 ये गवर्नर से एसोसिएटेड नहीं है ना। 95 देखो हम लोग गवर्नर से एसोसिएटेड कमेटी में सरकारिया का तो नाम सुनता है, पूंची का भी नाम सुनता है, बट वेंकट चलीसा अनकॉमन से नाम है तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात जो है कौन सी शेड्यूल में लैंग्वेज से रिलेटेड बात किया जाता है, तो वो है 8th शेड्यूल, है ना। आपको शेड्यूल पता होना चाहिए, कितने शेड्यूल है टोटल 12, ओरिजिनली कितने थे 8 और 4 बाद में ऐड हुए हैं, है ना।
नाउ जो लैंग्वेज करेक्ट सीक्वेंस है वो कौन कौन से हैं, देखो भोजपुरी तो है नहीं, सी ऑप्शन में आ जाओ, तो सी और डी खत्म। नाउ पहले दूसरे में कन्फ्यूजन कहाँ है, उर्दू एंड तुल्लू पे, ठीक है। तो उर्दू एक ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे यहाँ, ठीक है, जो कि 8th शेड्यूल में मेंशन है, और टुल्लू जो है कर्नाटका के रीजनल स्पोकिंग लैंग्वेज है, ये अभी तक 8th शेड्यूल में इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है। तो कौन कौन सा है, संथाली, उर्दू, कोंकणी एंड मैथिली, बाकी नेपाली भी है, देख सकते हो आप, है ना, डोगरी भी अपना लैंग्वेज है, बट यहाँ पे एक एक ऑप्शन की वजह से ये सब गलत हो गया। सी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टेक्स्ट बुक से लिया गया है, और यहाँ पे कौन लैंग्वेज कब ऐड किया गया है वो गिवन है। तो उर्दू कब 1915 में ही इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था एज द 8th शेड्यूल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, नाउ जो है अब हमारे कितने क्वेश्चन और बचे हैं आज के, तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन और बचे हैं, विल सी। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पैडन इज नॉट करेक्ट। तो वह है ऑप्शन डी, ये गलत है। ये कह रहा है कि द पावर टू ग्रांट पैडन बाय प्रेसिडेंट इज पावर दैट द सोवरेन नेवर एक्सरसाइजेज अगेंस्ट इट्स ऑन जुडिकल मैंडेट। ये काफ़ी एक्सट्रीम बात कर दी है, इसलिए ये गलत हो गया है। बाकी ये लिमिटेड बात कर रहा है, कोर्ट पावर टू जुडिकल रिव्यू इज वेरी लिमिटेड, ठीक है, इन मर्सी पिटिशन, और ये सारे केसेस में ग्रांट पैडन कर सकते हैं जब सेंटेंस मतलब डेथ सेंटेंस की बात हो, और ये कोर्ट मार्शल के केस में भी पार्डन दे सकते हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंट पार्डन करते हैं, ठीक है, वो आर्टिकल 72 में मेंशन है। नाउ फर्दर एडिशन जो देखा जाए ये है कि 72 जो है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है। पॉज, स्क्रीन पॉज करके फर्दर ऐड कर लो। पार्डनिंग पावर में इंक्लूड होता है कौन कौन सी चीज़ें, पार्डन करना, कम्यूटेशन करना, रिमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्राइव, ओके। नेक्स्ट है 115, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू पंचायत इज नॉट करेक्ट। देखो पंचायत के बारे में ना ऑलरेडी हमने प्रीवियस जो नोट्स हैं उसमें इंक्लूड कर दिए हैं, सो अभी इसमें नहीं करेंगे, बट जब फाइनली अपलोड होगा PDF तो यू ऑल कैन कंपाइल इट एंड एक्सेस इट, ठीक है। नाउ 115 जो है इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट 3 स्टेटमेंट होंगे, कौन कौन से, मेंबर ऑफ पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाई ग्राम सभा, बिल्कुल सही बात है भाई। इलेक्शन टू पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल। और जो इलेक्शन का प्रोविजन है, ये पंचायत का इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, रिमेंबर दैट, और ये मेंशन है 243 के में। नाउ कह रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय लॉ ऑथराइज पंचायत टू लेवाई टैक्सेस, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करता है पंचायत को ऑथराइज, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट करता है ना। और ये जो टैक्स लेने का प्रोहिबिशन है वो आर्टिकल 243H में है, ठीक है। नाउ एवरी पंचायत कंटिन्यूज फॉर 5 years फॉर द डेट ऑफ कन्विंसिंग ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, रिमेंबर जब इलेक्शन होता है, विनिंग डिक्लेयर होता है, वहाँ पे से डेट नहीं काउंट होता है, 5 साल के लिए होता है, बट पहला मीटिंग जब स्टार्ट होता है उस टाइम से टेन्योर स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसके डिसोल्यूशन के बाद से जो अगर डिजॉल्व हो जाता है, लेट्स से 3 year में डिजॉल्व हुआ, तो नेक्स्ट अगर इलेक्शन होता है तो फॉर 2 year होगा, तो ड्यूरेशन इसका फिक्स है कि 5 साल ही होगा, 5 साल के बाद फिर से एक कंप्लीट इलेक्शन होगा, ठीक है। अगर डिजॉल्व हो जाता है 3 साल के बाद से तो 2 साल के लिए, और अगर 6 महीना पहले बिफोर नेक्स्ट इलेक्शन डिजॉल्व होता है, ठीक है, तो इलेक्शन नहीं होता, उस टाइम तक सीट खाली होती है। नाउ 121 में क्या कर रहा है, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रिफर अ मैटर बैक टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द रिकंसिडरेशन वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, तो ये जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये रिकंसिडरेशन की बात की गई थी, है ना। देखो 42nd में क्या हुआ था कि उसमें जो प्रोविज़न बनाया गया था उसमें ये था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू गिव हिज एसेंट, बट जब 44th जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसमें कुछ चेंजेस लाए गए, और उसमें ये कहा गया कि 44th अमेंडमेंट जो है में ये कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है एक बार के लिए एटलीस्ट भेज सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन, इवन देयर इज नो मॉडिफिकेशन देन प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज एसेंट, ठीक है। तो ये बात थी। नाउ यहाँ पे 35th अमेंडमेंट आप देख लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी पूछा जा चुका है इससे। 43rd क्या है, 42nd 44th तो सब पढ़ते हैं, 43rd क्या है ये भी देखना जरूरी है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 116 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स हैज फाउंड अ प्लेस इन बोथ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, दोनों में कौन से मिलते हैं, तो ये प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इनकी बात करते हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज एंड DPSP दोनों में मिलते हैं।
और बाकी जो ऑप्शंस हैं उसमें देखते हैं कि सेफगार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी की बात जो करते हैं हम, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती है। रेस्पेक्ट फॉर रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं, डीपीएसपी में नहीं आता है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये डीपीएसपी आर्टिकल 39A या बी में आता है, शायद बी में आता है, 39B में, है ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी डीपीएसपी में आता है। नाउ फर्दर एडिशन जो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे देखना, ध्यान से देना कि इनिशियली अभी टोटल 11 ड्यूटीज मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इट इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल, ठीक है, बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट फंडामेंटल ड्यूटी जो है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। नाउ यहाँ पे ध्यान देना, ये जो है अबाइड, पहला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देना ABCD से कैसे कंपाइल करते हैं इसको। अबाइड, पहला कह रहा है कि अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। दूसरा में कह रहा है कि चेरिश दी आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो ब्रिटिश से फॉट किए थे, है ना, उनके आइडियल्स के बारे में आपको चेरिश करना है। तो जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, अगेंस्ट ब्रिटिशर थे, ठीक है, इसलिए बी वाला से याद रखिएगा कि ब्रिटिश के अगेंस्ट कौन लड़े थे, फ्रीडम स्ट्रगल वाले लोग, ठीक है, उनके बातों को चेरिश करना, उनके आइडियल्स को चेरिश करना, है ना। सी जो है ये कह रहा है कि अपहोल्ड करना है क्या, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो सी जो है बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि केयर करना है किसकी, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी की, इंडिया की केयर करनी है बाय अपहोल्डिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। डी जो है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, डी फॉर डिफेंड। ई फॉर प्रोमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, बेसिकली जो है यहाँ पे आपको इगैलिटेरियन थिंग दिखाना है, ठीक है, और प्रोमोट करनी है ब्रदरहुड को, ठीक है। इक्वली, ई से इक्वालिटी को ट्रीट करनी है, बेसिकली ऐसा बोला जा सकता है कि सब भाई भाई हैं, हारमोनी है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई कास्ट ऊपर नीचे नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, ऐसा टाइप ऑफ ट्रीट करना है, ऐसे ये आपका ड्यूटी है। नाउ एफ फॉर रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, बेसिकली एफ फॉर फोर्ट, जो फोर्ट आती है ना, ये सब चीज़ों में आता है, तो ये ऐसा आइडिया लगा सकते हो। जी फॉर प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट कैसी होती है, ग्रीन होती है, ठीक है, तो जी फॉर ग्रीन याद रखना। नाउ एच जो है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म तो दिख ही रहा हो, और थोड़ा टेम्पर कैसा होता है, वो हाई होता है ना भाई, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर बेसिकली साइंस एंड टेक की बात हो रही है, स्ट्रीम की बात हो रही है, ठीक है, उसमें अपने नॉलेज को इन्हांस करो, बट ये जो है ऐसे रिमेंबर करने के लिए था, ठीक है। नाउ आई जो है वो किससे है, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को तो सेफ गार्ड करना ही है, साथ में अब जाओ वायलेंस, ये वायलेंस है, VIOLENC, ठीक है, यहाँ से याद करना कि ये आई फॉर वायलेंस है, ठीक है। और ये इसमें किसकी बात करता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करने की और वायलेंस को एब्जॉर्ब करने की। जे जो है वो क्या है, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, यानी कि डायरेक्ट जंप, जे फॉर जंप किसके लिए, एक्सीलेंस के लिए, ठीक है। नाउ के जो है बाद में ऐड हुआ था, और ये किसकी बात करता है, एजुकेशन, बेसिकली के फॉर नॉलेज एंड एजुकेशन, ठीक है। आई होप कि याद हुआ होगा। एनीवे लेट्स मूव टू नेक्स्ट 117, काफ़ी टाइम लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डीपीएसपी का पार्ट कौन सा नहीं है, आपको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी आर्टिकल 44 जो के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं हम लोग, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। फर्स्ट स्टेट जो बना है यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने वाला वो कौन है, उत्तराखंड, है ना। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 में बात करते हैं, रिमेंबर, जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव को अलग की बात करते हैं, ना कि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से, तो रिमेंबर दिस, जुडिशरी टू एग्जीक्यूटिव 50 आर्टिकल। नाउ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये आर्टिकल 47 में बात करते हैं, न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाने के लिए 47। अब नॉट पार्ट कह रहा है कि ये प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, अभी हम लोगों ने देखा कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है, कौन सा, 51A सब क्लॉज टेम्पर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तो H, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे नाउ 120, द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड USA आर डिफरेंट इन ऑल द फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स एक्सेप्ट, मतलब सिमिलरिटी है बहुत सारी चीज़ों में, बट डिफरेंट है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में क्या कर रहा है, इंडिया आर डिफरेंट इन ऑल द फॉलोइंग, सब में डिफरेंस है इंडिया और USA के फेडरल सिस्टम में, एक्सेप्ट किसको, देखो स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन अपर हाउस, ये भी डिफरेंट है ही। ड्यूअल सिटीजनशिप बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया में सिंगल प्रैक्टिस करते हैं और USA में ड्यूअल करते हैं, है ना। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स जो है USA में क्या है कि 2 होना चाहिए फ्रॉम ईच स्टेट, जबकि इंडिया में ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है, वो बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन है ऑफ देयर पॉपुलेशन। नाउ ड्यूअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स जो है ये भी डिफरेंट है, इंडिया में सिंगल सिस्टम है कोर्ट का, है ना,
और यूएसए में ड्यूअल सिस्टम है। नाउ ड्यूअल गवर्नमेंट, बिल्कुल यूएसए में भी ड्यूअल गवर्नमेंट है और इंडिया में भी ड्यूअल गवर्नमेंट है। कैसे? यूएसए में प्रेसिडेंट एंड फिर स्टेट का गवर्नमेंट, इंडिया में भी स्टेट का गवर्नमेंट और फिर सेंटर का गवर्नमेंट है ना। बाकी जो मेन डिफरेंसेस है अमेरिकन फेडरलिज्म में और इंडियन फेडरलिज्म में आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, एक बार पॉज करना स्क्रीन और इसको देखना, नोट करना। ठीक है, नाउ 122 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर और दिस वीडियो। अशोक मेहता कमेटी जो है कंस्टिट्यूट टू मेक रिकमेंडेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। बेसिकली अशोक मेहता कमेटी जो है आपको पता है कि पंचायती राज सिस्टम से एसोसिएटेड है और ये 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, है ना। ये पता ही है कि डिवीजन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ये कौन से काम करता है, फाइनेंस कमीशन काम करता है। बट कैन समवन टेल मी कि ये इस डिवीजन कितना करना चाहिए, उससे कौन सी कमिटी एसोसिएटेड है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ आप पंचायती राज का इवैल्यूएशन देख सकते हो कि बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता, फिर जीबीके राव, फिर एल एम संघवी, फिर टंगॉन कमेटी, फिर गडजिल। तो ये सारे जो है पंचायती राज से एसोसिएटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अशोक मेहता कमेटी थी, आप पंचायती राज का यहाँ पे पूरा डिटेल ही देख सकते हो कि बलवंत राज मेहता की क्या रिकमेंडेशन थी, फिर अशोक मेहता साहब की क्या रिकमेंडेशन थी और बाकी सारे कमिटीज़ के बारे में भी, है ना। चलो फिर आई होप कि यहाँ तक अगर बने हो तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये। ठीक है, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर ये ऑलमोस्ट 500 सब्सक्राइबर तक पहुँच जाता है, ठीक है, फ्रॉम करेंट, तो आई विल डेफिनेटली शेयर ऑल द नोट्स ऑफ CAPF जो वैल्यू एडिशन के साथ मैंने इसमें दिया है, ठीक है, इन माई टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू सो मच।